नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुक स्टडी ट्रिक में। साथियों, हम इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस 4th सेमेस्टर में आने वाले अति संभावित प्रश्नों को देखेंगे। राजनीतिक चिंतक है वह है मैकियावेली, यानी हम मैकियावेली से पूछे जाने वाले उन सभी प्रश्नों तथ्यों को देखेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो मैकियावेली कौन? मैकियावेली को आधुनिक राजदर्शन का जनक कहा जाता है और इसे ही आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक भी कहा जाता है। इनकी बहुत सारी क्या हैं रचनाएं हैं जिसे हम देखने का प्रयास करेंगे। उनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है द प्रिंस, जिसका लेखन कार्य 1513 ईस्वी में किया गया, लेकिन प्रकाशन 1532 ईस्वी में हुआ और इसमें कुल 26 चैप्टर हैं। द प्रिंस के अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें मैकियावेली की हैं, जैसे द आर्ट ऑफ वार यानी युद्ध कला, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस डिस्कोर्सेज। अब इन प्रश्नों को कैसे पुट करेगा? ऐसे पुट करेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली की नहीं है? क्या है? नहीं है। तो जब तक आप मैकियावेली के रचनाओं को नहीं जानेंगे तो प्रश्न को सही नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको उनकी बुक्स के बारे में जानना जरूरी है। अब हम देखते हैं डनिंग कौन? डनिंग मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहता है। क्या कहता है? अपने युग का शिशु। मैकियावेली ने ही धर्म और राजनीति को धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग किया। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि वह कौन सा विचारक है जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया? तो वह है मैकियावेली। कई प्रश्न ऐसे घुमा लेगा कि धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग किसने किया? तो मैकियावेली ने। उसका एक कथन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सा कथन है? कथन यह है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु भूल सकता है, लेकिन संपत्ति की हानि को नहीं। संपत्ति की हानि को नहीं मतलब संपत्ति छीनने वालों को वह व्यक्ति नहीं भूल सकता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पुट किए जाएंगे जिसका आंसर क्या होगा? मैकियावेली होगा। उसने यह भी कहा है कि सभी मानव कार्य गतिशील हैं और उसे रुकना असंभव है। उसकी जो फेमस स्टेटमेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछी ही जाती है वह है कि राजा में शेर और लोमड़ी दोनों का गुण होना चाहिए। कैसा गुण होना चाहिए? शेर और लोमड़ी का। उसकी जो अध्ययन पद्धति है वह है अनुभववाद और इतिहासवाद। एग्जाम में पूछ लेगा कि मैकियावेली की निम्नलिखित में से कौन सी अध्ययन पद्धति है? तो कौन सी है? अनुभववाद, इतिहासवाद। आप कमेंट में बताएं कि डिडक्टिव और इंडक्टिव किसकी देन है। चलिए हम देखते हैं आगे कि इनसे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसका एक कथन है कि अच्छे मनुष्य ईसाई धर्म या चर्च के कारण ही अत्याचारी एवं अन्यायी मनुष्य क्या हो गए? शिकार हो गए। W.T. जोन्स कौन? W.T. जोन्स ने उसे अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ कहा है। क्या कहा है? श्रेष्ठ निचोड़। और अपने युग का शिशु किसने बोला? तो डनिंग ने। किसने? डनिंग ने। जैसे हमने
पहले देखा। अपन युग का शिशु किसने बोला? डनी ने। अब चलिए हम आगे देखते हैं। पुनर्जागरण प्रतिनिधि और आधुनिक चाणक्य किसे कहते हैं? तो मैकियावेली को। और जो मैकियावेली की पुस्तक क्या है? द प्रिंस, उसे अर्थशास्त्र से तुलना करते हैं। आधुनिक राज्य की संकल्पना या अवधारणा किसकी देन है? तो मैकियावेली की। मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में होता है। कब? 1469 में। क्योंकि अक्सर ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा विचारक इटली का निवासी था, या उसका जन्म कब हुआ या कहाँ हुआ, तो आपको जानना यह भी जरूरी है। और वह आनुवांशिक राजतंत्र का समर्थक था, यानी उसने भी राजतंत्र का समर्थन किया। और इसके विचार को सैद्धांतिक और दार्शनिक आधार किसने प्रदान किया? तो वह था हॉब्स। क्योंकि इसी वीडियो में हम हॉब्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन भर भर के देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं जॉन ऑस्टिन के बारे में। ये भी क्या, यह एक राजनीतिक विचारक है। उनकी पुस्तक क्या है? विधान शास्त्र का अध्ययन। और जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता सिद्धांत का व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन किया था। और इस पर हॉब्स और बेंथम के विचार का प्रभाव देखने को मिलता है। जॉन ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभु का आदेश अथवा आज्ञा है। अब इनके जन्म के बारे में भी जान लें कि इनका जन्म कब होता है? 1530 ईस्वी में। फ्रांस। कहाँ के निवासी थे? फ्रांस। और इन्होंने एकलवादी सिद्धांत का समर्थन किया। किसका? एकलवादी सिद्धांत का समर्थन। इनके अनुसार संप्रभु के पास है क्या है? अधिकार और कर्तव्य। और इन्होंने विधिक सत्ता का अंतिम स्रोत माना। तो जीन बोधा, जिनका जन्म 1530 ईस्वी में कहाँ से होता है? फ्रांस में। मैकियावेली का जन्म कहाँ होता है? तो इटली में। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। जीन बोधा का जन्म फ्रांस में होता है और इनकी मृत्यु 1596 में होती है। संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी पे स्पष्ट और विशिष्ट प्रतिपादन सबसे पहले देने का जो श्रेय है वह किसे जाता है? बोधा को। इनकी जो फेमस बुक वह है द 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक। तो द रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? सिसरो की। रिपब्लिक प्लेटो की। द 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक यह पुस्तक किसकी है? तो जीन बोधा की। जीन बोधा के अनुसार प्रभु सत्ताधारी क्या नहीं छीन सकता? तो वह है निजी धन या निजी संपत्ति। ओके। जीन बोधा के अनुसार जो संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी की परिभाषा दी गई है वह यह है कि संप्रभुता नागरिकों व प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित क्या है? अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है। ये सब क्या है? की पॉइंट्स हैं। क्योंकि एग्जाम में सब दिखेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि संप्रभुता के संबंध में यदि सर्वोच्च शक्ति शब्द आ रहा है तो किससे संबंधित है? तो जीन बोधा से। और इन्होंने वैधानिक संप्रभुता का विचार दिया। आगे हम देखते हैं संप्रभुता के प्रमुख लक्षण। तो जीन बोधा के अनुसार 3 प्रमुख लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन? सर्वोच्च और निरपेक्ष शक्ति, सतत या अस्थायी शक्ति, तीसरा क्या? वैधानिक मर्यादा से परे यानी अधेय। तो संप्रभुता को लेकर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुट करेगा? क्वेश्चन ऐसे पुट करेगा कि पूछ लेगा आपसे कि संप्रभुता के 3 प्रमुख लक्षणों में से कौन सा नहीं है। क्या पूछेगा? है नहीं, कौन सा नहीं है। तो आप जान लिए कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। इसके सिवाय कुछ और लक्षण है, जैसे अविभाज्य यानी संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता और यह कानून से ऊपर है और यह क्या? कानून द्वारा प्रबंधित
नहीं है। जिन बुद्धा ने राजनीतिक संप्रभुता का समर्थन किया। अब हम देखते हैं हॉब्स के बारे में। किसके बारे में? हॉब्स के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन भर भर के पिछले साल पूछे गए थे और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। तो जॉन हॉब्स की जो पुस्तक है वह है डी सीवे, डी कारपोर, पॉलिटिको, डी हुमायून और कानून के तत्व। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे पुट करेगा? क्वेश्चन पुट करेगा कि निम्नलिखित में से हॉब्स के द्वारा कौन सी रचना नहीं की गई है या कौन सी पुस्तक नहीं है। इनका जो एक कथन है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है वह क्या है कि व्यक्ति प्राकृतिक आपदा में एकाकी दरिद्र निज आतंकी हो जाता है। उनकी जो राजनीति पे जो फेमस बुक है जो एग्जाम में पूछा ही जाएगा वह है लेवियाथन, और इसमें उन्होंने राजतंत्र का समर्थन किया है, निरंकुश राजतंत्र का। और उनके अनुसार, किसके? जॉन हॉब्स के अनुसार राज्य कृत्रिम संस्था है, राज्य साधन है और व्यक्ति क्या है? साध्य है। और हॉब्स ने ही राज्यों के कार्यों की निषेधात्मक धारणा प्रस्तुत की है। अभी इनकी जो अध्ययन पद्धति है वह कैसी है? तो वैज्ञानिक भौतिकवाद। उन्होंने मानव स्वभाव में संघर्ष के 3 मुख्य कारण बताए हैं। कौन कौन? प्रतिस्पर्धा, भय और यश। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पुट कर लेगा कि हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव में जो संघर्ष के 3 मुख्य कारण हैं इनमें से कौन सा नहीं है। और इन्होंने समझौते का जो स्वरूप वो कैसा रखा? एक पक्षी। इन्होंने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। इनका जन्म कब होता है? तो 1588 में। कहाँ? इंग्लैंड। मृत्यु कब होती है? 1679 ईस्वी में। तो इंग्लैंड का निवासी कौन था? जॉन हॉब्स। उसके अनुसार जो राजा है वह क्या है? समझौते का हिस्सा नहीं है। क्या है? नहीं है। और उसने राजा को क्या बोला? कॉमनवेल्थ की संज्ञा दी। उसके अनुसार, जॉन हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था क्या है? राज्य के पूर्व की स्थिति है और प्राकृतिक अवस्था की विशेषता क्या है? वह है अराजकता। इन्होंने एक कथन दिया कि तलवार के बिना समझौता शब्द मात्र है। क्या है? शब्द मात्र है। अब हम आगे देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे और पुट किए जाते हैं। तो अब हम बात करें जॉन लॉक के बारे में। तो जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत दिया, इसलिए इन्हें प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के प्रवर्तक कहते हैं। इनके द्वारा जो प्राकृतिक अधिकार दिए गए हैं उनकी संख्या कितनी है? 3। तो ये 3 कौन कौन है? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, जिसमें सबसे जो प्रमुखता वो किसको दी गई है? जीवन के अधिकार। उनकी जो राजनीतिक दर्शन विचार है वह इनकी एक पुस्तक 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में देखने को मिलती है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक या आत्मा कहा गया है। इनके अनुसार विद्यमान कानून से बंधा है। इनका जन्म 1632 ईस्वी में कहाँ होता? इंग्लैंड। तो आपने अभी तक जो भी विचारक देखे, कुछ विचारक फ्रांस के थे, तो कुछ इटली के और कुछ इंग्लैंड के। तो यह जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इन्हें ही क्रांति का दार्शनिक भी कहा जाता है। क्रांति का मूल कारण क्या है? असमानता की भावना। यह आपने इसके पहले वाले पेपर में अवश्य पढ़ा होगा। यह संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक होते हैं
इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जिस एक पुस्तक है क्या है, शासन पर 2 निबंध, जिसका प्रकाशन 1690 में होता है। अन्य पुस्तक क्या है, सहिष्णुता का एक पत्र और सहिष्णुता का दूसरा पत्र। इन्होंने संवैधानिक सरकार संकल्पना को प्रतिपादित किया। तो इनसे बस इतना ही प्रश्न पूछेगा। अब हम देखते हैं दूसरे विचारक इमैनुअल कांट के बारे में। तो जो इमैनुअल कांट हैं वह एक आदर्शवादी विचारक हैं। इनकी जो पुस्तक है वह है शुद्ध बुद्धि मीमांसा, व्यावहारिक बुद्धि मीमांसा और निर्णय मीमांसा। यानी मीमांसा जिस बुक के अंत में रहेगा, यदि हम न जाने तो भी इमैनुअल कांट को लगा सकते हैं। और इनके अनुसार मानव इच्छा के 2 भाग होते हैं। इनके अनुसार इमैनुअल कांट के अनुसार द्वंद्व न्याय की रक्षा के लिए क्या है, आवश्यक है। अब हम बात करते हैं बेंथम। यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम, बेंथम को उपयोगितावाद का जनक कहते हैं, यानी उपयोगितावाद का संस्थापक बेंथम को माना जाता है। और इन्होंने प्राकृतिक अधिकार का खंडन किया। तो समर्थन किसने किया था, हमने क्या देखा, समर्थन किसने किया, तो वह जॉन लॉक थे, जिन्होंने प्राकृतिक अधिकार के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इसका खंडन किसने किया, तो वह थे जॉन बेंथम। इन्होंने ही सुख दुख का समाकलन का सिद्धांत दिया। इनका यह कथन काफ़ी फेमस है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख, यह किससे संबंधित है, तो बेंथम से। इनके अनुसार दुख और सुख 2 संप्रभु स्वामी हैं। बेंथम का जन्म 1748 में लंदन में होता है। कहाँ होता है, लंदन। और यह पेशे से क्या थे, एक वकील थे, यानी वकालत करते थे। इनकी जो फेमस बुक है वो कौन सी है, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। इनके अनुसार राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। यानी राज्य का आधार क्या है, इच्छा है, शक्ति नहीं है। अब हम देखते हैं जे.एस. मिल के बारे में। जे.एस. मिल का जन्म 1886 में कहाँ होता है, लंदन। इनकी जो फेमस पुस्तक है वह है स्वतंत्रता। और ये स्वतंत्रता क्या थे, महानतम पुजारी थे। इनका कुछ कथन भी किया जाता है, जैसे हम देखेंगे, एक संतुष्ट शुकर की अपेक्षा और संतुष्ट मानव होना श्रेष्ठ है। उनका यह भी स्टेटमेंट है कि मैं पीटर हूँ, गुरु को, यानी अपने गुरु को स्वीकार नहीं करता। किस रूप में, विचार के रूप में। ये अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी भी माने जाते हैं, इनका संबंध है। और इन्होंने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अवधारणा का समर्थन किया। इनका यह स्टेटमेंट अक्सर पूछा जाता है। तो कौन सी है, सार्वभौमिक, यानी सार्वभौमिक मताधिकार, पुरुष सार्वभौमिक शिक्षा की अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जाए। और यह अल्पमत सरकार के समर्थक थे। अब हम देखते हैं रूसो के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में कहाँ होता है, फ्रांस के शहर में जिनेवा। और इनकी मृत्यु 1778 में होती है। तो रूसो कहाँ का निवासी था, फ्रांस का। इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे डिस्कोर्स ऑन द मोरल अफेक्ट्स एंड द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सामाजिक समझौता। इनकी पुस्तक है रूसो की, यह एक प्रसिद्ध पुस्तक है। अन्य पुस्तक एमिल या एमाइल
और नॉवेली हेफोइस, इसके साथ ही डायलॉग्स और रेवरीज, यह सब इसकी पुस्तक मानी जाती है तो रूसो की। अब कुछ कथन देखते हैं, जैसे मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों से बंधा है। यह हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। यह क्या है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं अगला कि प्राकृतिक अवस्था व्यक्ति के लिए आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग किया, यानी सभ्य बर्बर किसने किया? तो रूसो ने। प्राकृतिक अवस्था का व्यक्ति के लिए सभ्य बर्बर शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वह रूसो था। रूसो के अनुसार संप्रभुता अवधारणा का जो लक्षण वह है लोकप्रिय, यानी लोकप्रिय संप्रभुता का जो सबसे पहले अवधारणा वह किसने दिया? तो रूसो था। उसके अनुसार उसका राज सिसकटा लेवियाथन है। तो लेवियाथन किसकी रचना है? जॉन हॉब्स की। हमने अभी तक देखा कि अधिकतर जो विचारक हैं वह क्या करते हैं? राजतंत्र का समर्थन करते हैं, लेकिन यह पहला विचारक है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रजातंत्र का समर्थन करता है। तो एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है वो ऐसे ही क्वेश्चन को पुट करता है जो कुछ अलग हो, कुछ डिफरेंस टाइप का हो। अब हम देखते हैं अगला, तो रूसो ने ही समान इच्छा का सिद्धांत दिया या सामान्य संकल्प का सिद्धांत दिया। तो समान इच्छा है क्या? तो सभी की वास्तविक इच्छा का योग ही क्या है? समान इच्छा है। तो वास्तविक इच्छा ये क्या है? समान इच्छा है। यदि वास्तविक इच्छा शब्द न रहे ऑप्शन में तो क्या आप लगाएंगे? यथार्थ और आदर्श। आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा भी क्या है? समान इच्छा का सिद्धांत माना जाता है। उसने ये कथन कहा, अपने हित को देखो, दूसरों को हानि कम पहुंचाओ, यानी 9 के बराबर हानि पहुंचाओ। यह कथन किसका है? तो रूसो का। सकारात्मक उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? जे.एस. मिल को। जॉन लॉक और रूसो इन दोनों ने समझौतों की संख्या कितने बताई? 2 बताई, और हब्स ने 1 बताए थे, यानी वो एक पक्षीय था। अब हम देखते हैं हेराल्ड लास्की के बारे में। तो हेराल्ड लास्की के अनुसार राज्य के जो उद्देश्य है वह है स्वतंत्रता, समानता दोनों है। और इसने स्वतंत्रता को क्या बोला? सकारात्मक वस्तु बताया। और ये बहुलवाद का समर्थन करता है। तो प्रत्यक्ष रूप से प्रजातंत्र का समर्थन कौन करता है? तो जॉन रूसो। इसने संप्रभुता को मूलक संकट सिद्धांत दिया। इनकी जो फेमस बुक है वह है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। अदर बुक क्या है? ऑथोरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट। अब हम देखते हैं टी.एस. ग्रीन। इनके अनुसार राज्य का जो वास्तविक आधार है वह बल नहीं, क्या? इच्छा है। क्या है? इच्छा है। ओके। इन्होंने यानी आदर्शवाद और उदारवाद का समन्वय के रूप में कौन जाना जाता है? तो टी.एस. ग्रीन। इनके अनुसार जो प्राकृतिक अधिकार हैं वह नैतिक विकास के क्या है? आवश्यक है। अब हम बात करते हैं हीगल के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो हीगल ने द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का समर्थन किया और इनके अनुसार समाज की जो अंतिम स्थिति है वह क्या है? परम सत्य। हीगल ने ही राज्य उत्पत्ति के
व वही सिद्धांत दिया। इनके अनुसार राज मनुष्य के स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज मनुष्य के स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है। यह किसका कथन है? तो हेगल का। तो हेगल का प्रभाव किस पर ज़्यादा पड़ा? कार्ल मार्क्स। इसलिए हेगल का उत्तराधिकारी किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। हेगल की बहुत सारी पुस्तकें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। वह पुस्तक क्या है? फिलॉसफी ऑफ राइट एंड फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री और है साइंस ऑफ लॉजिक। अब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। तो इनका जन्म जर्मनी में होता है और यह सर्वहारा अधिनायकत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी उसकी वह धारणा देते हैं। इनके अनुसार जो अंतिम लक्ष्य क्या है वह है वर्गहीन समाज की स्थापना करना। इसलिए इन्हें वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। इनका यह कथन काफ़ी प्रचलित है। तो कथन क्या है? राज केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। इस आधार पर उन्होंने समाज को दो वर्ग माना, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे दास कैपिटल, या क्या इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। और एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछता है वो कौन सा? कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब किया गया? 1848 में। किसके साथ? तो एंजिल्स के साथ। इनके अनुसार प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार यह कथन किससे संबंधित है? तो कार्ल मार्क्स से। लेनिन की जो पुस्तक है वह है स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट का संबंध किस बात से है? नारीवाद। अब हम देखते हैं कि कुछ छूटा तो नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे लिए वह सब चीज़ जानना ज़रूरी है जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। यदि आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट अवश्य करें।